नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। भारतीय राज्य व्यवस्था विषय के अंतर्गत हम क्वेश्चन आंसर सीरीज कर रहे हैं। आज की चर्चा का विषय है राष्ट्रपति। पूर्व परीक्षाओं में राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें हम इसमें चर्चा करेंगे। यह एक बड़ा टॉपिक है, इसके लिए हमने इसे 2 पार्ट में करने का निश्चय किया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में यह बात महत्वपूर्ण है कि भारत का जो राष्ट्रपति का पद है वह संवैधानिक प्रमुख का पद है और वह कार्यपालिका का प्रधान तो होता है, किंतु कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान जो है वह प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है। तो ऐसा विश्व के जिन देशों में देखने को मिलता है उसमें महत्वपूर्ण है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान में जो सम्राट यानी क्राउन का पद है वह इसी तरह से निर्धारित है कि क्राउन यानी राजा या रानी जो भी उस समय पद पर होगा वह औपचारिक प्रधान होगा कार्यपालिका का, किंतु सारे कार्य वास्तविक रूप से शक्तियाँ प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद में निहित होंगी। तो इस तरह से पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ब्रिटेन के सम्राट से भारत के राष्ट्रपति के पद को हम तुलना कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष यहाँ पर औपचारिक रूप से पूछा गया है, तो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में ही सभी कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। अब यहाँ पर प्रश्न वही है लेकिन उसे अलग तरीके से पूछा गया है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यह अनुच्छेद 52 में दिया भी गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि उसमें कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होंगी। चौथा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति क्या है। राज्य का प्रधान, राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान। तो यहाँ पर जो भारत का राष्ट्रपति है वह राज्य का भी प्रमुख है और कार्यपालिका का भी प्रमुख है, यानी चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान भारत का राष्ट्रपति है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का यानी देश का प्रथम नागरिक उसका राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक कहते हैं। इसी से जनगणना यानी जनसंख्या की जो गिनती होती है वह शुरू की जाती है। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह परीक्षाओं में पूछा भी गया है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होती हैं। संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ औपचारिक रूप से राष्ट्रपति में निहित होती हैं। 7वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है, यानी सुप्रीम कमांडर कौन होता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वह तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। उसी के आदेश से युद्ध अथवा संधि का संचालन होता है। हालांकि वास्तविक निर्णय इसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का होता है, किंतु औपचारिक रूप से तीनों सेनाओं का प्रधान भारत का राष्ट्रपति कहलाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 8वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति होता है, यह क्या होता है। ऑप्शन है 4, भारत का वास्तविक शासक, तो जी नहीं, वास्तविक शासक नहीं होता। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, तो सही ऑप्शन है कि राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है वह भारत का राष्ट्रपति होता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। उसी के आदेश से युद्ध और संधि का संचालन किया जाता है। अगला प्रश्न है 10वां, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। तो भारत की राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वह भारत का नागरिक हो, यह तो आवश्यक योग्यता है। 35 वर्ष की अधिक आयु हो, यह भी आवश्यक योग्यता है। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्वाचित सभी योग्यताएं हों, तो यह भी इसकी आवश्यक योग्यता है। चौथा है, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, यह राष्ट्रपति के पद के निर्वाचित होने के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। और इस तरह से 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, यानी जो भारत का राष्ट्रपति चुना जाएगा वह संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो 10वें का ऑप्शन है डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 11वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की पात्रता के पात्र बनने की लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए। तो जो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हो उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को अधिकतम कितनी आयु होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति पद के लिए जो व्यक्ति निर्वाचित होगा उसकी अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। भारत में इसके लिए
कोई निर्धारण नहीं है, अर्थात 12वें प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, कोई आयु सीमा का निर्धारित नहीं किया गया है। 13वां प्रश्न है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? भारत में राष्ट्रपति, कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनता है वह पुनर्निर्वाचित होगा या नहीं, इसके बारे में अनुच्छेद 57 में वर्णित है। 57 जो है उसमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति भारत में जो राष्ट्रपति बनता है वह दोबारा से निर्वाचित हो सकता है। कितनी बार निर्वाचित हो सकता है इसकी संख्या नहीं बताई गई है, अर्थात वह कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अमेरिका में इसके लिए 2 बार के लिए, मतलब एक बार वह अपने पद पर पद ग्रहण करने के बाद दूसरी बार केवल 1 बार ही पुनर्निर्वाचित हो सकता है, यानी कुल कार्यकाल अमेरिका में 8 वर्ष का ही हो सकता है एक व्यक्ति का, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में पुनः निर्वाचित होने के लिए प्रावधान किया गया है और उसकी कोई सीमा भी नहीं है। 14वां प्रश्न है, 14वां प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के द्वारा नहीं होता, इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। वह लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं, जिन संघ शासित क्षेत्रों में भी विधानसभाएं हैं उनको उनकी विधानसभाओं के द्वारा, यानी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा इसका निर्वाचन होता है। तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर होगा अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। 15वां प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो यह एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के लिए अपनाई गई है। एकल संक्रमणीय का क्या मतलब होता है कि एक व्यक्ति का वोट अगर वो उपयोगहीन है, अर्थात वह प्रतिस्पर्धा में नहीं है, तो वह दूसरे को ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, तो यह एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहलाती है। इसके लिए कोटा निर्धारित किया जाता है और उस कोटा को प्राप्त करने वाला, न्यूनतम कोटा जो बहुमत होगा उसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति निर्वाचित होता है या विजयी घोषित होता है। 16वां प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव को सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता है, इसके पहले उसका कहीं भी अपील या कोई वो नहीं किया जाता। 16वें प्रश्न का सही उत्तर होगा उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद उच्चतम न्यायालय में सीधे सुने जाते हैं। अगला प्रश्न है 17वां, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए 100 प्रस्तावक और 100 अनुमोदकों की संख्या होनी चाहिए, जो निर्वाचक मंडल के लोग हों, अन्य लोग नहीं, कोई आम नागरिक नहीं, बल्कि निर्वाचक मंडल यानी लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य हों अथवा विधानसभाओं के सदस्य हों। 18वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाती है? अब यहाँ पर 4 बातें दी गई हैं। वह भारत का नागरिक हो, तो यह अयोग्यता नहीं है, यह तो योग्यता है। 35 वर्ष की आयु का हो, यह भी योग्यता है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता रखता हो, यह भी उसकी योग्यता है। चौथा ऑप्शन है, कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो, तो यह उसकी अयोग्यता है, अर्थात कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकेगा। अगला प्रश्न है 19वां, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो यह प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नहीं किया जाता, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। 19वें प्रश्न का सही ऑप्शन होगा बी, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति। इसमें वोट ट्रांसफर होते हैं जो सबसे कम, अगर किसी भी, जितने भी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं, अगर उनमें से किसी को भी न्यूनतम कोटा नहीं प्राप्त होता, जो बहुमत होता है, अगर वह नहीं प्राप्त होता, तो जो सबसे कम मत प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है उसके वोट को वरीयता क्रम के अनुसार अन्य प्रत्याशियों में बांट दिया जाता है और यह ऐसा क्रम ट्रांसफर का क्रम चलता रहता है, इसीलिए इसे एकल हस्तांतरणीय यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है। तो 19वां प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 20वां प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, तो राष्ट्रपति पद का चुनाव जो है वह निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित होता है। निर्वाचन आयोग जो भारत सरकार का निर्वाचन आयोग है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों की विधानसभा एवं लोकसभा, राज्यसभा के चुनाव को वह संचालित करता है।
भारत में अगला प्रश्न है 21वां, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब ये है कि कोई भी वोट बेकार न जाए, उसे अपने वोट के अनुपात में उसे वैल्यू यानी जो मूल्य है वह प्राप्त हो। यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मुख्य उद्देश्य होता है। यह 21वें प्रश्न का सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया जाता है। 22वां प्रश्न है राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? अगर राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई विवाद है तो वह उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 23वां प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यह अनुच्छेद 52 से लेकर के 70 तक में है। अनुच्छेद 71 इस बारे में है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय उच्चतम न्यायालय में किया जाएगा। इस तरह से 23वें प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 71 यानी डी ऑप्शन। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार के लिए कितना समय मिलता है? राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव होता है उसके लिए 15 दिन का लगभग 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। 25वां प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? भारत में यह कार्यकाल 5 वर्ष का है। अमेरिका में यह कार्यकाल 4 वर्ष का है, कंफ्यूज मत होइएगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? अब यहाँ पर यह पूछा गया है कि राष्ट्रपति का जो पद है वह उसका कार्यकाल कितना है और जो है वह किस अनुच्छेद के अनुसार दिया गया है। वह है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 इस बारे में प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। तो 26वें प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 56 यानी बी। अगला प्रश्न है 27वां। 27वें प्रश्न को पढ़ते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। निर्वाचक मंडल में कौन कौन से शामिल किए जाते हैं? संसद के सभी सदस्य, विधानसभाओं तथा परिषदों के सभी सदस्य। तो यहाँ पर परिषदों के सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। 27वें प्रश्न का 27वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है संसद के सभी सदस्य, विधानसभाओं और परिषदों के सभी सदस्य। तो परिषद यहाँ पर नहीं होगा, यानी कि ए ऑप्शन गलत है। दूसरा है संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी बी ऑप्शन सही है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं और विधानसभाओं के भी सदस्य उसमें शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है 28वां। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कौन सा कथन सही है? 28वें प्रश्न को पढ़ते हैं। उसके ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, इसलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब 1 या 2 विधानसभाएं भंग हों। तो पहला कथन गलत है, क्योंकि अगर कोई विधानसभा भंग है तब की स्थिति में भी राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। संसद के दोनों सदनों के सदस्य का मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य से कहीं अधिक होता है। यह भी गलत है, क्योंकि यह दोनों लगभग बराबर होते हैं। कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो स्वतः ही निर्वाचित नहीं हो जाता। तो जो व्यक्ति बहुमत प्राप्त कर लेगा, यानी 50% + 1 वोट प्राप्त करता है, वही बहुमत या वही विजयी घोषित होता है। यह कथन भी गलत है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद हो तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। यह कथन भी गलत है। और इस तरह से हम देखते हैं कि चारों इन कथनों को जानबूझ करके गलत बनाया गया है। आप ध्यान से देखिएगा कि इन्हें जानबूझ करके गलत बनाया गया है, इनमें नहीं जोड़ करके। यह इसके लिए है जिससे आप यह जान सकें कि परीक्षा में किस तरह से प्रश्नों को घुमाकर पूछा जाता है। तो 28वें प्रश्न के बारे में उपर्युक्त सभी कथन गलत की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है 29वां। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए एक ही प्रक्रिया है, वह है महाभियोग के द्वारा। और महाभियोग कौन लाता है? संसद के दोनों सदनों में पारित होता है। तो इस तरह से 29वें प्रश्न का सही उत्तर होगा संसद द्वारा।
30वां प्रश्न है राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हमने उसे बताया है कि वह महाभियोग की प्रक्रिया कहलाती है। महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि जो संसद के दोनों सदनों में से किसी एक में यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। इस प्रस्ताव को एक सदन पारित करेगा और दूसरा सदन उसकी जांच करेगा। ऐसी स्थिति में जब जांच सही पाई जाएगी तो वह उसे राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो इस तरह से राष्ट्रपति को हटाने की एक कठिन प्रक्रिया है। सामान्यतया भारत में अभी तक सामान्यतः यह नहीं लागू की जा सकती। भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग नहीं लाया गया है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। 31वां प्रश्न है संविधान उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग की प्रक्रिया किसमें शुरू की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। 32वें प्रश्न पर चलते हैं। 32वां प्रश्न है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है किस प्रक्रिया के द्वारा? यानी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। अनुच्छेद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 32 का सही उत्तर होगा डी, महाभियोग के द्वारा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 33वां प्रश्न है 33, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? अगर उसने अपने पद के अनुसार दी गई शक्तियों का दुरुपयोग किया हो, संविधान का उल्लंघन किया हो, तो उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, अर्थात ऑप्शन बी, संविधान के अतिक्रमण करने पर। 34वां प्रश्न है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया वह अमेरिका के संविधान से ली गई है। यह व्यवस्था अत्यंत कठोर यानी इस तरह से बनाई गई है कि आसानी से महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को तभी हटाया जा सके जब सच में वह कोई संविधान के उल्लंघन वाला कार्य किया हो। 35वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? तो वह महाभियोग का अवसर है। जब महाभियोग किसी राष्ट्रपति पर लगाया जाता है तो उसको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ सकता है। अगला प्रश्न है कार्यकाल पूर्ण होने पर के पहले भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति को उसके पद से कार्यकाल के पहले केवल संसद द्वारा ही हटाया जा सकता है, वह महाभियोग लगाकर। अब आपको लग रहा होगा कि एक ही तरह के प्रश्न कई बार क्यों पूछे गए हैं? वह इसलिए पूछे गए हैं क्योंकि प्रश्नों को अलग अलग तरह से पूछा जाता है, उससे उनका मूल तत्व नहीं परिवर्तित होता किंतु उनकी भाषा परिवर्तित हो जाती है और उसे आप अच्छे से समझ सकें, इसलिए उन्हें बार बार दिया गया है। 37वां प्रश्न है भारत राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो राष्ट्रपति को जो भी महाभियोग लगाते हैं उसके 14 दिन पहले सूचना दी जानी चाहिए, जिससे वह उसके लिए तैयार हो सके, अपने बचाव में तर्क प्रस्तुत कर सके। वह उसके लिए स्वयं भी प्रस्तुत हो सकता है अथवा अपने लिए कोई वकील भी प्रस्तुत कर सकता है। अगला प्रश्न है 38वां, संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए जो कुल सदस्य हैं उनमें 2/3 सदस्यों को महाभियोग के पक्ष में मतदान करना चाहिए। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कुल सदस्यों के 2/3 सदस्यों का वर्णन है, उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों की चर्चा नहीं है। अर्थात जो भी संसद के कुल सदस्य होंगे, सदन के कुल सदस्य होंगे, उनके 2/3 मत के लिए यह व्यवस्था की गई है। इसके लिए संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था भी नहीं है। अगला है 39वां प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी हटाया जा सकता है, वह है महाभियोग के द्वारा उसे हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है 40वां, किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में चुनाव के पहले या अवैध घोषित किए जाने के पहले जो उसके कार्य हैं उनकी संवैधानिकता क्या होगी? अर्थात अगर कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है, जीतता है और बाद में कुछ कार्य भी करता है और बाद में उसका चुनाव अवैध घोषित हो जाए तो उन कार्यों को जो उसने किया है उसकी क्या स्थिति होगी? इसके बारे में यह स्पष्ट है कि अगर उसने जो भी कार्य या निर्णय लिए हैं उनकी विधि मान्यता बनी रहेगी, वह संवैधानिक रूप से उसी तरह लागू रहेंगे। 41वां प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है किंतु महाभियोग की प्रक्रिया दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है, इनमें से कौन सा दोष नहीं है? तो महाभियोग की प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें हैं, चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं।
राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, किंतु महाभियोग प्रक्रिया में उन्हें किसी प्रकार अवसर नहीं दिया गया है। तो यह तो एक व्यवस्था है, क्योंकि चुनाव में राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभाओं के सदस्य भी रहते हैं, किंतु उसमें विधानसभा के सदस्यों को उनके महाभियोग में नहीं शामिल किया जा सकता किया गया है, इसलिए यह एक दोषपूर्ण प्रक्रिया मानी जा सकती है, अर्थात दोषपूर्ण का एक कारण माना जा सकता है। तो ए ऑप्शन सही है। महाभियोग में व्यवस्था है कि संसद का एक सदन आरोप लगाएगा और दूसरा सदन उसकी जांच करेगा, लेकिन यह नहीं पता है कि वह स्वयं जांच करेगा या अन्य से करवाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर लिखा गया है महाभियोग की व्यवस्था में कि दूसरा सदन स्वयं या किसी दूसरी एजेंसी के द्वारा जांच करवा सकता है। तो यह भी एक दोषपूर्ण प्रक्रिया का आधार माना जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है, राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है। तो तीसरा ऑप्शन गलत है, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। भारत में जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सदस्य हैं वह 2 सदस्य लोकसभा में और 12 सदस्य राज्यसभा में और 14 कुल मिलाकर के सदस्य होते हैं। 14 सदस्यों के माध्यम से कहीं भी बहुमत नहीं प्राप्त किया जा सकता। इस तरह से 41वें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन गलत है। अगले पे चलते हैं। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति को जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है वह पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वह पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। 43वां प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो भारतीय संविधान का जो राष्ट्रपति जो अपना पद ग्रहण करता है तो पद की शपथ लेने के लिए किस अनुच्छेद के माध्यम से करता है, इस बारे में पूछा गया है। राष्ट्रपति के शपथ के बारे में अनुच्छेद 60 में वर्णन किया गया है कि जो मुख्य न्यायाधीश होगा वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। 43वें प्रश्न का सही उत्तर होगा बी अनुच्छेद 60। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 44वां प्रश्न इस बारे में है कि मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति वरिष्ठ न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनके सामने शपथ ग्रहण करता है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश के बाहर हों तब की स्थिति में उनके कार्यभार को कौन संभालता है? तो जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वह राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, उसकी मृत्यु या त्यागपत्र की स्थिति में, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में वह पद ग्रहण करता है। ऐसा कई बार हो चुका है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद धारण किया है। तो 45वें प्रश्न का सही उत्तर होगा सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 46वां प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। तो 46वें प्रश्न का सही उत्तर होगा बी भारत के उपराष्ट्रपति को। अगला है 47वां प्रश्न है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो राष्ट्रपति का अगर त्यागपत्र हो जाए तो उसकी सूचना उपराष्ट्रपति देता है भारत के प्रधानमंत्री को और इस तरह से यह कार्यपालिका के तक पहुंच जाता है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को देता है। 48वां प्रश्न है, एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन करता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। 48वें प्रश्न का उत्तर होगा बी। 49वां प्रश्न है, मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कार्यभार कौन संभालेगा? तो अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालेगा। अगर उपराष्ट्रपति का भी रिक्त है तब की दशा में मुख्य न्यायाधीश उसका कार्यभार संभालेंगे। अगर उनका पद भी रिक्त है तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वह उनका कार्यभार संभालेंगे। 50वां प्रश्न है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत करने के कारण या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तब की दशा में उपराष्ट्रपति उसके काम को करता है। वह कितने समय तक इन कामों को करेगा? तो 6 माह के अंदर निर्वाचन करवा लेना अनिवार्य है। 6 माह तक राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में
उपराष्ट्रपति कार्य करता है। 50वें प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, 6 महीने तक। 51वां प्रश्न है, कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया है कि ऐसे कौन राष्ट्रपति हैं जो पहले गृह मंत्री थे। वो थे ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति बनने के पहले गृह मंत्री थे। यही एक ऐसे राष्ट्रपति हैं। यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो 51वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ज्ञानी जैल सिंह। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पूर्व ज्ञानी जैल सिंह उस समय राष्ट्रपति रहे जब, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, राजीव गांधी जब पदभार इन्होंने ग्रहण किया था, प्रधानमंत्री बने थे। 52वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो जो राष्ट्रपति बनने के पहले उपराष्ट्रपति थे उनमें तो डॉक्टर राधाकृष्णन हैं, और उपराष्ट्रपति जो नहीं थी उनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इन 4 ऑप्शन में से हमें चुनना है कि जो राष्ट्रपति बनने के पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे तो वह ज्ञानी जैल सिंह थे, जो कि पहले मंत्री थे बल्कि उपराष्ट्रपति नहीं थे। अगला प्रश्न है 53वां प्रश्न है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के चौथे राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है। भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? सबसे लंबे समय तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति रहे। इनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा था। 55वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? भारत में जो पहले राष्ट्रपति चुने गए और जो कि गैर कांग्रेसी थे वह वीवी गिरी थे। इनका चुनाव ऐसे राष्ट्रपति के रूप में हुआ जो कि कांग्रेस पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहे थे। 56वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन सा है? तो ऐसे कौन से राष्ट्रपति रहे हैं जो कि सर्वसम्मति से चुने गए हैं? वह थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी को सर्वसम्मति से चुना गया था। इनके विरुद्ध किसी भी राष्ट्रपति ने चुनाव नहीं लड़ा था। अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं बना? तो जो 4 ऑप्शन है इसमें डॉक्टर राधाकृष्णन ये तो राष्ट्रपति बने थे, दूसरे राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन भी राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जैल सिंह भी थे। सी राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर थे। ये पहले भारतीय और आखिरी भारतीय गवर्नर थे। यह राष्ट्रपति कभी नहीं बने। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा सी राजगोपालाचारी, यानी ऑप्शन डी। 58वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 59वां प्रश्न, भारत में से निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने और डॉक्टर राधाकृष्णन भी लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। 60वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचित होने की योग्यता के बारे में बताता है? तो यह अनुच्छेद 57 है। अनुच्छेद 57 इस बारे में चर्चा करता है कि जो राष्ट्रपति है वह पुनः निर्वाचित हो सकता है। कितनी बार हो सकता है इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। जनता पार्टी के शासन के दौरान कौन राष्ट्रपति था? तो जनता पार्टी जब शासन में आई वह गैर कांग्रेसी पार्टी का शासन था। उस समय नीलम संजीवा रेड्डी यानी एन संजीव रेड्डी जो थे वही उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूर्ण करने के पहले ही हो गई थी? तो भारत में डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु उनके कार्यकाल पूरा करने के पहले ही हो गई थी। 63वां प्रश्न है, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? तो तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वह होता है राष्ट्रपति यानी ऑप्शन बी। 64वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता, बाकी राज्यपाल का करता है, प्रधानमंत्री का करता है, मुख्य निर्वाचन आयोग का करता है। उपराष्ट्रपति की जो नियुक्ति है वह उसका निर्वाचन होता है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। 65वां प्रश्न है अगला, भारत के निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। भारत का महान्यायवादी इसकी नियुक्ति करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की करता है और राज्य के राज्यपाल की भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इस तरह से 65वां प्रश्न है उपर्युक्त सभी उसका सही ऑप्शन होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर
राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 66वां प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। 67वां प्रश्न है, किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती, बल्कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा होता है। बाकी भारत के मुख्य न्यायाधीश और सेना प्रमुखों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस तरह से सही ऑप्शन होगा ए, लोकसभा अध्यक्ष। 68वां प्रश्न है यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर बना रह सकता है? तो राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत अपने पद पर जो बना रहता है वह है राज्यपाल। राज्यपाल का पद तभी खाली होता है जब राष्ट्रपति उसे करने को कहे। उसके लिए कोई निश्चित कार्यकाल 5 वर्ष का है, किंतु इसके पहले भी जब राष्ट्रपति उसे चाहे अपने पद से हटा सकता है। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता? तो वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राजकीय भाषा आयोग की नियुक्ति भी की जाती है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। योजना आयोग जो अब नीति आयोग में बदल गया है, उसका आयोग नीति आयोग द्वारा किया जा रहा है। तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उन्हीं के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, अर्थात 69वें प्रश्न का सही उत्तर होगा योजना आयोग। 70वां प्रश्न है, वित्त बिल किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो जो भी धन विधेयक होता है या वित्त बिल होता है उसके लिए राष्ट्रपति की पहले ही स्वीकृति अनिवार्य होती है। तो 70वां प्रश्न है, 70वें प्रश्न का उत्तर होगा सी, भारत का राष्ट्रपति। 71वां प्रश्न है, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने का या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो यह जो क्षमादान की शक्ति है वह राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति के फांसी की सजा को कम कर सकता है या बदल सकता है। 72वां प्रश्न है कि दोनों सदनों के कुल कितने सदस्यों को नामित करता है? तो हमने पहले ही बताया कि 12 सदस्य जो होते हैं वह राज्यसभा से होते हैं, 2 सदस्य जो होते हैं वह लोकसभा से। इस तरह से 14 सदस्यों का नॉमिनेशन यानी नामित करता है राष्ट्रपति। 73वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि? भारत के राष्ट्रपति को क्या अधिकार प्राप्त नहीं है? पहला है क्षमा प्रदान करे, तो क्षमा प्रदान करने का अधिकार उसे है। न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, न्यायाधीश को हटाने का अधिकार संसद को है, राष्ट्रपति को नहीं है, पार्लियामेंट को है यह अधिकार, तो ध्यान रखिएगा। और आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। इस तरह से 73वें प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, यानी न्यायाधीश को हटाने का अधिकार। 74वें प्रश्न पर चलते हैं। इस तरह से हमने अभी 2 पार्ट में इसे करने के लिए सोचा है। तो भारत के राष्ट्रपति से संदर्भ में हमने 73 प्रश्नों को अभी किया है। इसके बाद के जो बचे हुए प्रश्न हैं उन्हें हम अगले पार्ट में करेंगे। इससे संबंधित जो भी जिज्ञासाएं या परेशानियां हों वह आप ज़रूर पूछें और इन प्रश्नों को सॉल्व करें। यह परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। महादेव।